गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर महेंद्र सिंह मीना, सहायक आचार्य, राजकीय विधि महाविद्यालय कोटा, आपका यूट्यूब क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम अध्याय 6 जो कि राज्य के विरुद्ध अपराधों के संबंध में है उसका अध्ययन करेंगे। ऑफ ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट। लॉ इज द कमांड ऑफ सॉवरेन, अर्थात विधि जो है वह संप्रभु का आदेश है। राज्य ही विधि का निर्माण करता है और उसे क्रियान्वित भी राज्य ही करता है। फिर एक कल्याणकारी राज्य होने के नाते उसका कर्तव्य होता है कि वह अपनी जनता की रक्षा करे। उसे देश में कानून एवं व्यवस्था बनाए रखना होता है। देश में ही नहीं अपितु विदेशों में भी उसे कुछ करना होता है, और वह है मैत्री एवं शांतिपूर्ण व्यवहार। देश की बाह्य सुरक्षा के लिए यह अत्यंत आवश्यक है। यह सब तभी संभव है जबकि राज्य संप्रभु, सबल एवं सुगठित सुसंगठित हो। एकता एवं संप्रभुता इसके आवश्यक लक्षण हैं। संविधान की प्रस्तावना में भी इस बात पर जोर दिया गया है। अतः यदि कोई भी व्यक्ति ऐसा कार्य करता है जिससे राज्य की एकता एवं संप्रभुता को क्षति पहुँचे तो उसे दंडित किया जाना आवश्यक है, और इसी संबंध में आवश्यक व्यवस्थाएं इस अध्याय में की गई है। इस अध्याय के अंतर्गत किए जाने वाले अपराधों को हम राज्य के विरुद्ध अपराध अर्थात ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट के नाम से संबोधित करते हैं। राज्य के विरुद्ध अपराधों को हम 5 भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला है भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करना, भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने का प्रयास करना, या भारत सरकार के विरुद्ध षड्यंत्र करना, या उसके लिए व्यक्तियों तथा शस्त्रों को एकत्रित करना। यह प्रावधान भारतीय दंड संहिता की धारा 121, धारा 121 कै और धारा 122 तथा धारा 123 में किए गए हैं। दूसरा राज्य के विरुद्ध अपराध है राष्ट्रपति या राज्यपाल को कोई कार्य करने के लिए बाध्य करना या उनकी शक्तियों के निष्पादन में अवरोध पैदा करना अर्थात रुकावट पैदा करना। यह प्रावधान भारतीय दंड संहिता की धारा 124 में किया गया है। तीसरा राज्य के विरुद्ध अपराध है सेडिशन अर्थात राजद्रोह। राजद्रोह के संबंध में धारा 124 भारतीय दंड संहिता में प्रावधान किया गया है। चौथा जो राज्य के विरुद्ध अपराध है वो है भारत सरकार के साथ शांतिपूर्ण व्यवहार रखने वाली किसी शक्ति के विरुद्ध युद्ध करना, या ऐसी किसी शक्ति के क्षेत्राधिकार में लूटमार करना, या जानबूझकर ऐसी संपत्ति को लेना जो लूटमार से प्राप्त की गई है। इस संबंध में धारा 125, 126 और 127 में प्रावधान किए गए हैं। और जो अंतिम है राज्य के विरुद्ध अपराध वो है किसी राजबंदी अर्थात स्टेट प्रिजनर को निकल भागने में जानबूझकर सहायता देना, उत्प्रेरित करना, बचाना या शरण देना। इसके संबंध में धारा 128, 129 और 130 में प्रावधान किए गए हैं। इसके रिगार्डिंग एक केस लॉ है मोहम्मद अजमल मोहम्मद अमीर कसाब उर्फ अबू मुजाहिद बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, AIR 2012, उच्चतम न्यायालय, पेज नंबर 3565। यह मामला बम्बई के बम विस्फोट से संबंधित है। यह भारत एवं भारतीयों के विरुद्ध हमला था। इसमें भारतीय एवं वे लोग मारे गए जो भारत की भूमि पर विदेशी थे। इस विस्फोट का जो मुख्य उद्देश्य था वो था भारत के वित्तीय केंद्र को नुकसान पहुंचाना, सांप्रदायिक तनाव पैदा करना, आंतरिक अशांति पैदा करना तथा विद्रोह अथवा उपद्रव करना। उपद्रवकारियों की मांग थी कि भारत कश्मीर से हट जाए अर्थात कश्मीर की मांग नहीं करे। यह भारत के विरुद्ध युद्ध के तुल्य था। ऐसे मामलों में मृत्युदंड ही पर्याप्त दंड है। दूसरा केस है मोहम्मद जमीलुद्दीन नासिर बनाम स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, AIR 2014, सुप्रीम कोर्ट, पेज नंबर 2587 के मामले में जिहादी ग्रुप का एक व्यक्ति एनकाउंटर में मारा गया। इसका बदला लेने के लिए अभियुक्त गणों ने आपराधिक षड्यंत्र रचा और अमेरिकन केंद्र पर हमला कर दिया, जिसमें 5 पुलिसकर्मी मारे गए तथा 13 अन्य घायल हो गए। इसे भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध माना गया।
नेक्स्ट जो प्रोविजन है वो है धारा 124A सेडिशन अर्थात राजद्रोह। जो कोई बोले गए या लिखे गए शब्दों द्वारा या संकेतों द्वारा या दृश्य रूपण द्वारा अन्यथा भारत में विधि द्वारा स्थापित सरकार के प्रति घृणा अपमान पैदा करेगा या पैदा करने का प्रयत्न करेगा या अप्रीति प्रदीप्त करेगा या प्रदीप्त करने का प्रयास करेगा, वह आजीवन कारावास से जिसमें जुर्माना जोड़ा जा सकेगा या 3 वर्ष तक के कारावास से जिसमें जुर्माना जोड़ा जा सकेगा या जुर्माने से दंडित किया जाएगा। अर्थात साधारण शब्दों में राजद्रोह हम कहेंगे अभिव्यक्ति के किसी भी माध्यम से लोगों में विधिवत स्थापित सरकार के विरुद्ध घृणा अपमान या अप्रीति प्रदीप्त करना या प्रयत्न करना राजद्रोह कहलाता है। राजद्रोह में 3 स्पष्टीकरण दिए गए हैं। नंबर 1 है अप्रीति। अप्रीति पद के अंतर्गत अभिव्यक्ति और शत्रुता की समस्त भावनाएं आती है, अभक्ति और शत्रुता। दूसरा स्पष्टीकरण है घृणा अपमान या अप्रीति को प्रदीप्त किए बिना या प्रदीप्त करने का प्रयत्न किए बिना सरकार के कामों के प्रति विधिपूर्ण साधनों द्वारा या उनको परिवर्तित कराने की दृष्टि से अनुमोदन प्रकट करने वाली तीखा टिप्पणियां इस धारा के अधीन अपराध नहीं है। स्पष्टीकरण 3 है घृणा अपमान या अप्रीति को प्रदीप्त किए बिना या प्रदीप्त करने का प्रयत्न किए बिना सरकार की प्रशासनिक या अन्य क्रिया के प्रति अनुमोदन प्रकट करने वाली टीका टिप्पणियां इस धारा के अधीन अपराध गठित नहीं करती। अर्थात राजद्रोह का अपराध गठित करने के लिए हमें 2 बातों की पूर्ति होना आवश्यक है। नंबर 1 भारत सरकार के प्रति घृणा या मान पैदा करना या पैदा करने का प्रयत्न करना। दूसरा है ऐसा कार्य या प्रयत्न लिखे या बोले गए शब्दों द्वारा या संकेतों द्वारा या दृश्य रूपण के द्वारा किया जाना होना चाहिए। इसके संबंध में एक केस लॉ है बलवंत सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब AIR 1995 सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 1785 के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह कहा गया है कि साधारणतया ऐसे नारे लगाना मात्र इस धारा के अंतर्गत अपराध का गठन नहीं करते जिनसे लोक व्यवस्था भंग नहीं होती, सरकार को किसी प्रकार की धमकी नहीं मिलती और विधिक समुदायों के बीच घृणा उत्पन्न नहीं होती। इस मामले में अभियुक्त पर खालिस्तान जिंदाबाद, राज करेगा खालसा आदि नारे लगाने का आरोप था, लेकिन उसका आज से उपयुक्त में से किसी प्रकार का कोई कृत्य करने का नहीं था। उच्चतम न्यायालय ने इसे धारा 124 के तथा धारा 153 के अंतर्गत दंडनीय अपराध नहीं माना। धारा 124 के प्रावधानों को आरंभ में विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा संविधान के अनुच्छेद 19(1) में उपबंधित व्यवस्था को भंग करने वाले एवं असंवैधानिक बताते हुए शून्य ठहराया गया था, लेकिन अब सर्वोच्च न्यायालय द्वारा केदारनाथ बनाम स्टेट ऑफ बिहार AIR 1962 सुप्रीम कोर्ट के मामले में, जिसमें एक ऐतिहासिक निर्णय दिया गया था, इसकी संवैधानिकता को पुष्ट कर दिया गया है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय का भी एक प्रकरण है जो कि राम नंदन बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश AIR 1959 इलाहाबाद में ये कहा गया है कि अनुच्छेद 19(1) के में जो प्रावधान दिए गए हैं वो संवैधानिक है। अतः इस धारा के अंतर्गत प्रयुक्त शब्द सरकार से अभिप्राय तत्समय प्रयुक्त विधि द्वारा स्थापित सरकार से है। अमृत बाजार पत्रिका का जो प्रकरण है, अमृत बाजार पत्रिका प्रेस लिमिटेड ILR 47 कलकत्ता, इसमें राजद्रोह पर अमृत बाजार पत्रिका का एक महत्वपूर्ण प्रकरण है। इस प्रकरण में राजद्रोह पर विभिन्न मत व्यक्त किए गए। अमृत बाजार पत्रिका के दिनांक 10 एवं 12 अप्रैल 1912 के अंकों में 2 लेख भारत किसका है, टू हुम डज इंडिया बिलोंग एवं श्री गांधी की गिरफ्तारी अधिक निर्लज्ज नाम से प्रकाशित हुए, जिसके बारे में महाराज्यपाल परिषद का मत था कि ये लेख तत्समय प्रबुद्ध सरकार के विरुद्ध घृणा एवं अपमान के भाव फैलाने वाले थे। अतः उस पर संहिता की धारा 124 के एवं प्रेस अधिनियम की धारा 4(1) के अंतर्गत प्रकरण चलाया जाए।
इस प्रकरण में खासतौर से अपराध के मूल तत्व के आशय पर विचार किया गया। इस विषय पर यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि किसी लेख के अर्थ का पूर्ण रूप से निश्चय हो जाना ही स्वयं लेखक के आशय का प्रमाण है। शब्दों की प्रकृति एवं रूप से ही लेखक एवं प्रकाशक के उस आशय का अनुमान लगाया जा सकता है जैसा कि उसका प्राकृतिक अर्थ निकलता है। न्यायालय ने मत व्यक्त किया कि प्रयोग किए गए शब्दों का अर्थ उसमें प्रयुक्त की गई भाषा पर निर्भर करता है। जब किसी व्यक्ति पर जो उसने कहा या लिखा आरोप लगाया जाता है तो उसका जो अर्थ होगा वही उस व्यक्ति के आशय का अर्थ होगा और वह अर्थ जो उन व्यक्तियों ने समझा, जिनको वे कहे या लिखे गए, वही अर्थ लगाया जाएगा। भारत के सभी न्यायालयों में राजद्रोह की यही व्याख्या प्रचलित है। धारा 124 क तब लागू होती है जब शब्द, विलेख या लिखित में हिंसा उत्तेजित करने वाले तत्व हो या वे लोक प्रशांति भंग करने की प्रवृत्ति रखते हो। अतः इस मामले में राजद्रोह नहीं माना। धन्यवाद।